हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन लॉ डॉट एडटेक। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आपको काफ़ी सारे सेक्शंस करवा दिए हैं। लगभग मतलब मैंने आपको सेक्शन 2 में GHI, जिसमें वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल का डिफिनेशन आता है, उसके बाद आपको मैंने सेक्शन 11 करवाया है, फिर उसके बाद सेक्शन 12 करवाया है। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी में उसके बाद आपको एक और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको सेक्शन 23 भी करवाया है। अगर आपने उसको प्रेफर नहीं किया पहले लेक्चर को, तो प्लीज़ उसको जाकर देख लेना। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से अगर मैंने समझाया है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मैं कहूँगा। और एक और चीज़ थी, आपको जो है पिछले लेक्चर में मैंने टेलीग्राम की जो लिंक है वो नहीं दी थी, तो आप प्लीज़ उसके अंदर देख लेना। मैंने उसके अभी न्यू जो न्यू हमारा वीडियो लेक्चर है, उसमें मैंने आपको नीचे दे रखी है टेलीग्राम की लिंक, वहाँ पे आप देख सकते हो। और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जहाँ पे आप मेरे को कुछ भी डाउट अगर होगा, पर्सनल डाउट, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है किस तरीके से हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, ओके। और जो भी है कमेंट किया करो यार, कमेंट वहाँ पे दिया है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। आपका पहला जो है मैंने आपको एक बात की थी पिछले पहले लेक्चर में कि मैं आपको फ्री कंसेंट एक अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो फ्री कंसेंट है इसके बारे में बहुत सारी चीजें आती है। इसके जो सेक्शन है आपको याद रखना है कि फ्री कंसेंट आपका कौन सा सेक्शन है। ठीक है, तो आपको जो फ्री कंसेंट है वो आपका सेक्शन 14 है। पर उससे पहले हमें फ्री कंसेंट पढ़ने से पहले आपको सेक्शन 13 देखना पड़ेगा। व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट क्या होता है? तो कंसेंट होता है कि दो और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे हैव एग्री अपॉन द सेम थिंग एट द सेम सेंस। कोई भी एक सेंस में अगर बात कर रहे हैं, आपकी वाइब सेंस अगर मैच हो रही है, एक चीज के लिए आप एग्री कर रहे हो, उसे हम कंसेंट कहते हैं। ठीक है, इसको आप अगर आपका वो देख लेंगे बेयर एक्ट में, अगर आप देखोगे तो उसका डेफिनेशन बेयर एक्ट से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो मैंने सिंप्लीफाई किया है वो सारे वर्ड्स को, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। ठीक है, तो टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी consent when they are agree upon the same thing at the थिंक इन द सेम सेंस। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 13 यहाँ पे क्लियर हो गया। तो लगभग हमारे कितने सेक्शन हो गए अगर आपको याद होगा? हमने 10 कर लिया, सेक्शन 11 का कर लिया, सेक्शन 12 कर दिया, अभी हम सेक्शन 13 पे हैं। और उसके अलावा हमारा एक सेक्शन 23 हो चुका है और सेक्शन 2 में GHI हो चुका है। ठीक है, इतनी सब चीजें हमारी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आपको सेक्शन याद करने हैं। अगर आपने सेक्शन याद नहीं किए तो प्लीज याद कर लेना, किसी भी तरीके से आपको याद करना है। और वो आपके ऊपर है कैसे करते हो, और मैंने सिंप्लीफाई करके मैं बता ही रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो सेक्शन 13 हमें कंसेंट के बारे में बताता है। तो अभी हम सेक्शन 14 पढ़ेंगे, जिसके लिए हम मेनली इस लेक्चर को कर रहे हैं, वो है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? अगर आप कंसिडर टू बी सेट फ्री, अगर ये जब ये जो पांच छह चीजें हैं, तभी आपका फ्री कंसेंट रहेगा। अगर ये चार पांच चीजें अगर है उसमें, जैसे कि आपका कोरिजन हो गया, अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक में आपके तीन सेक्शन आते हैं, 20, 21, 22, जो अभी हम पढ़ेंगे। अगर ये सब चीजें अगर नहीं फॉलो हो रही है, अगर ये सब चीजें अगर हो नहीं रही है किसी के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? फ्री कंसेंट के अंदर आ जाएगा, सेक्शन 14 के अंदर आ जाएगा। बट अगर ये सब चीजें हो रही है, तो फिर वो पर्टिकुलर जो सेक्शन दे रखे हमें नीचे, हमें उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा। तो उन्हीं सेक्शन को देखने के लिए हम यहाँ पर आज जमा हुए हैं और आज हम पढ़ रहे हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो भी है। हमारा सेक्शन 15 जो है, अभी हम 1 to 1 सेक्शन 15 देखेंगे, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारा सेक्शन 20, 21 एंड 22। सेक्शन 19 हम नहीं देख रहे हैं। सेक्शन 19 हम देखेंगे वॉइडेबल में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब मैं अगला लेक्चर कराऊंगा, उसमें वॉइडेबल और वॉइडेबल एंड वॉइड के बारे में एक लेक्चर रहेगा आपका, अगला लेक्चर, उसमें मैं आपको सेक्शन 19 करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम सेक्शन 19 नहीं करें। तो लगभग आपका 10 से लेके पूरा 22 तक आपका जो 22 तक आपका पूरे जो है सेक्शन कवर हो गए, एक्सेप्ट 19। ठीक है, तो ये हमारा आज का मोटिव है। तो शुरू करते हैं। कोर्जन क्या होता है आपका? कोर्जन कैसे होता है? कमिटिंग द थ्रेटिंग टू द कमिटिंग द एक्ट एंड कोर्जन इन्वॉल्व्स डूइंग द थ्रेटिंग टू डू समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब जो कोई भी चीज है जो फॉरबिडन है लॉ से, कि तुम एक क्राइम करो, क्राइम फॉरबिडन, बेटिंग एक फॉरबिडन है, बहुत सारी चीजें हैं अंडर इंडियन पैनल कोड के अंदर जो भी है फॉरबिडन बाय लॉ है, उसको हम कोर्जन कहेंगे। अगर आप वो कर रहे हो जो लॉ के अंदर फॉरबिडन है, अनलॉफुल चीज है, उसे हम कोर्जन कहेंगे। तो याद रखना है। और अनलॉफुल डिटेन, थ्रेटिंग एंड डिटेन द प्रॉपर्टी
किसी तरीके से थ्रेटिंग, किसी को धमकी देकर, कुछ भी बोलकर, भाई अब ये मेरी प्रॉपर्टी, तू चले जा यहाँ से, ठीक है, ये आपका कैसे हो जाएगा, प्रॉपर्टी के अंदर कब्जा कर लेगा। ये हो गया। इंक्लूड्स कोर्जन, इट्स इंक्लूड्स अनलॉफुल होल्डिंग ऑन द समवन्स प्रॉपर्टी तो थ्रेटिंग टू डू सो। जैसे कि अगर आपने कंचना मूवी नाम की अगर मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में देखा है ना कि उस किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते कोई गुंडे आकर, और वो अपना बोर्ड वगैरह लगा देते हैं। तो ये चीज है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए। अगर ये आपका कोर्जन हो गया, वहां पे क्या है कि आप किसी के भी प्रॉपर्टी के ऊपर अनलॉफुली वहां पर जाके अगर कब्जा कर रहे हो, तो वो कैसे हो जाता है, कोर्जन। और कुछ कुछ अलग भी हो सकते हैं इसमें। एक है जैसे कि अभी निजाम वगैरह जो अपनी जमीन छोड़ के चले गए, जैसे कि उनकी निजामी जमीन जिसे बोलते हो, बीन नाम, कोई किसी के नाम पे नहीं होती, पर उसके ऊपर कोई कोई फार्मर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो वहां पे क्या हो जाता है कि उनके ऊपर केस तो चल रहा है, बट वो फार्मर वहां पे चल रही, तो वहां पे भी कोर्जन देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, इंटेंशन टू कॉज समवन टू एंटर इनटू द कॉर्ट। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका इंटेंशन हो रहता है कि कोई तो भी आके ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स करे हो यार, किसी को प्रेशर, प्रेशर वाला तो हम आगे देखेंगे, कि आप बोलोगे कि यार ये इस तरीके से फोर्स करोगे कि आजा भाई तू, तेरे को करना है। जैसे कि कोर्जन की अगर मैं बात करूँ, कोर्जन में बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ आपको। कोर्जन के एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। आपको इसी तरीके से याद करना है, ठीक है, जैसे करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर लोगे तो काफी आसानी से आपका हो जाएगा। एक मिनट में कोचिंग का कोई एग्जांपल करवा देता हूँ। कोचिंग के लिए एग्जांपल कहाँ गए, ठीक है। तो ये कोचिंग में हम जो है इंटेंट पर्सन एक्सीटिंग अगर फोर्स कर रहा है टू पार्टी टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, आप थ्रेड कर सकते हो, प्री जुडिसाई कर सकते हो, और कॉन्स्टलेशन कर सकते हो। कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि कोचिंग मस्ट बी द कॉज ऑफ द अदर पार्टी एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट, की चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए। कोर्सन के टाइप भी होते हैं। कोई एक फिजिकल कोर्सन होता है कि आप फिजिकली किसी को जाके बोल रहे हो कि हार्म कर रहे हो समवन को, तो डू नॉट, इफ दे डोंट साइन द और कॉन्ट्रैक्ट, तो ये फिजिकल कोर्सन हुआ। एक और इकोनॉमिकल कोर्सन होता है कि अगर कोई इम्प्लॉयमेंट है, अगर उसको आप थ्रेड कर रहे हो कोई इम्प्लॉयमेंट को, एग्री टू सर्टेन टर्म्स, कोई टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री नहीं कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉय कर रहा है ना, कोई एम्प्लॉय एग्री नहीं कर रहा टर्म्स एंड कंडीशन में, तो उसको इकोनॉमिकल कोर्जन कहेंगे। साइकोलॉजिकल भी कोर्जन होता है, जिसमें हम क्या ब्लैकमेल कर सकते हैं टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यूजिंग गिल्टी इमोशनल ब्लैकमेल आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्जन का यहाँ पे हमने बात कर ली। नेक्स्ट देख लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपका जो है, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है सेक्शन 16 में आ जाता है। सेक्शन 16 में आ जाता है। सेक्शन 16 में 3 क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, तीनों भी हमें देखने हैं, अच्छी तरीके से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। अगर आपका एक डोमिनेट, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, एक डोमिनेटिंग पार्टी है और एक छोटी सी पार्टी, जैसे कि अगर आप शार्क टैंक में देखते हो, तो शार्क जो होते हैं वो डोमिनेटिंग पार्टी होती है, और जो आपका जो उसको डील लेना है वो रिसेसिव पार्टी होती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डोमिनेट करते हो, पोजीशन का आप मिस यूज करते हो। यहाँ पर ये चीज होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ मैं। अनफेयर एडवांटेज जो आपका सेक्शन 16 का क्लॉज 1 में है, अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी, किसे डोमिनेट कर रहे हो और उसको, उसका एडवांटेज ले रहे हो उस अदर पार्टी से, तो ये गलत बात होती है, ठीक है। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी है और वो बंदे को अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, तो उसने क्या कि भाई मैं इतने दिनों में तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, तो उसने दे दिया पैसे। नेक्स्ट बी पार्टी ने उसको 25 लाख दे दिए, और उसने कहा कि मैं आपको 10 दिन में दूंगा। तो सामने वाली पार्टी ने क्या किया, उसका एडवांटेज लिया, क्या बोला कि भाई तुम, मेरे को नहीं पता कि तुम दोगे कि नहीं दोगे, तुम अपना जो कोई भी एक प्रॉपर्टी मुझे दे दो। तो वहां पे क्या आ गया कि उसको अभी पैसे की तो जरूरत है क्योंकि इमरजेंसी में, तो उसने पैसे तो दे दिए, बट सामने वाली पार्टी ने उससे फ्लाइट प्लॉट ले गया, कोई भी प्रॉपर्टी एक ले ली, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल है, मतलब 50 लाख में बिक सकती है एज एन प्रॉपर्टी की वैल्यू, बट इन्होंने 50 लाख में ये बी पार्टी वालों ने ले लिया, ठीक है। 25 लाख में वो प्रॉपर्टी भी ले ली और उसको 25 लाख दे दी। तो यहाँ पे हुआ अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि एक डोमिनेटिंग पार्टी ने एक अदर पार्टी से एडवांटेज लिया, तो ये चीज आपकी आ सकती है। उसके बाद देख सकते हैं हम सेक्शन 16 में क्लॉज 2 में अगर देखेंगे, यहाँ पे ये होल्डिंग द अथॉरिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, और फिड्यूसरी रिलेशनशिप ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाता है कि, एक मिनट, और आपको पता है ना कि वॉइडेबल एंड वॉइड क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसमें सारे ही आपके जो है, सारे ही आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सारे ही
आपके अवॉइडेबल रहेंगे। बाकी जो अगर मैं बात करूंगा, holding an authority and or the fiduciary relations, a person deemed to dominate another another's will be if, अच्छा, hold a real apparent authority over the other, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। और किसी के पास अपनी अथॉरिटी है कि वो उसका रिप्रेजेंट कर सकता है, मिस अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। स्टैंड इन फ्यूडिशरी रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि आपका ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल्स, ये सब आपके एग्जाम्पल आ गए जो आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के आप शिकार होते हो। तो आपका 16 में क्लॉज 2 के अंदर एक क्लॉज ए भी आएगा, जिसके अंदर आप होल्डिंग अथॉरिटी एंड फिड्यूसरी रिलेशनशिप देखोगे। और क्लॉज बी में आप कॉन्ट्रैक्टिंग विद वेन्यूरेबल इंडिविजुअल। वेन्यूरेबल इंडिविजुअल का मतलब क्या है बता दीजिए, कमेंट करते ना मेरे को। वेनरेबल मतलब होता है कि, हाँ आप बता देना कि कोई भी पर्सन जो कि किसी मेंटली कैपेसिटी या फिर वो बंदा इल है, मेंटली डिस्चार्ज है, बॉडी उसकी हैंडीकैप है, तो उसका फायदा उठाना है, ठीक है। वेनरेबल इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, वेनरेबल इंडिविजुअल, उसको उसका फायदा उठाते हो। तो इसमें आपका सेक्शन 60 में क्लॉज 1 में हमने देखा अनफेयर एडवांटेज, क्लॉज 2 में एक और देखा कि क्लॉज 2 में सब क्लॉज है ए एंड सब क्लॉज है बी। सब क्लॉज में आपका ए के अंदर आपने देखा अथॉरिटी और फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, किस तरीके से अथॉरिटी में देखा कि किस तरीके से अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर अथॉरिटी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज आ जाती है कि आपका ये सब चीज अगर आपने देख ली होगी तो फिर हम देखते हैं कि फ्यूडिशरी रिलेशनशिप जैसे कि ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के साथ, एजेंट और प्रिंसिपल के साथ ही आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपका person is deemed to dominate another will be if they make the contract with someone who mental capacity is temporarily affected or permanently affected। उसकी मेंटली कैपेसिटी अगर आपकी टेम्परेली अफेक्टेड है तो भी ये इसमें आ जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन में। सेक्शन 16 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, बी के अंदर अगर आप देख रहे हो तो टेम्परेरी अफेक्टेड मतलब उसका एज में रीजन हो सकता है, बिलो 18 हो सकता है, इलनेस हो सकती है उसको, मेंटल हो सकता है, बॉडीली डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिल जाता है। और परमानेंटली अफेक्टेड मतलब परमानेंटली में एज तो मतलब नहीं आना चाहिए था, बट इसमें दे रखा था पेरेंट में तो मैंने लिख दिया है, तो एज तो नहीं आना चाहिए, पर परमानेंटली टेम्परेरी में ही रहेगा एज, 18 के बाद तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकता है ना। तो इलनेस आ गई, उसके बाद मेंटल आ गया और बॉडी डिस्चार्ज यहाँ पे आगे देखने, तो ये चीज थी। आपने देख लिया कि सेक्शन 16 में क्या क्या थे, बस सेक्शन 16 के क्लॉज 2 में आपका होल्डिंग, क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में आपका अथॉरिटी और आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, और क्लॉज बी सब क्लॉज बी में आपका वनरेबल इंडिविजुअल जैसे कि मेंटल कैपेसिटी, जैसे कि टेम्परेरी अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज एंड परमानेंटली अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज एंड इलनेस, मतलब बाकी सब चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे इनके, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ये सब चीजें हो रही थी अवॉइडेबल रहेगा, रेस्ट्रिक्शन रहेगा, डैमेजेस आपको पे करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू पे करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्शन 16 में हमारा क्लॉज 3 देखेंगे हम। क्लॉज 3 हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस लाइज विद द पर्सन हु इज पोजीशन टू डोमिनेट विद द विल ऑफ द अदर, दिस काइंड ऑफ नोन एज बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे पेटिशनर होता है उसके पास, उसको ही यहाँ पर पेटिशनर जो भी होगा कोई भी केस करेगा तो वहाँ पे वो पेटिशनर ही यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ का डाल सकते हैं कि हमारे सामने वाली पार्टी ने मेरे को बर्डन करके प्रूफ किया है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लुएंस, उन्होंने ये बर्डन डाला है मेरे ऊपर, और पोजीशन टू डोमिनेट इट विद द विल के ऊपर उन्होंने डोमिनेट किया है, इसकी वजह से आपको देखने को मिल जाता है। अनकॉन्शियसबल ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे फेस्ड और यहाँ पे अनकॉन्शियसबल ऑन इट्स फेस के ऊपर ही पता चल जाता है, बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड, एविडेंस भी आपका प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट टू द डोमिनेंट पार्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ पे चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आप डोमिनेंट पार्टी में अगर आप अनकॉन्शियस ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाओगे। प्रिजम्पशन ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस, यहाँ पे प्रिजम्पशन क्या होते हैं कि केस वेयर डोमिनेटिंग पार्टीज एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द समवन दे हैव द इन्फ्लुएंस ओवर और कॉन्ट्रैक्ट अपेयर अनकॉन्शियसेबल, मतलब
किसी डोमिनेंट पार्टी में एंटर कर दिया विद द कॉन्ट्रैक्ट विद समवन, दे हैव इन्फ्लुएंस, किसी ने इन्फ्लुएंस के द्वारा किसी ने कुछ उनको बताया, ये करके प्रिजम्पशन हो गए। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ अंडर अंडर इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे कि यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ देखने को मिलेगा जो कि पेटिशनर के पास आ जाता है, ये वॉइडेबल होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, डैमेजेस होगा, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू पे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमने देख लिया सेक्शन 16 के क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, और क्लॉज 2 में हम सब सेक्शन ए भी देख लिया और सब सेक्शन बी भी देख लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने कोरिजन पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा बताइए, और उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ लिया, फिर अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉड जो कि डिफाइन द सेक्शन 17। सेक्शन 17 में क्या कहता है, इंटेंट ऑफ डिसीव, मतलब फ्रॉड इन्वॉल्व इन एक्ट ऑफ ओमिशन कमिटिंग विद द इंटेंशन ऑफ द डिसीविंग अनदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसके बारे में अभी नीचे समझेंगे। तो सजेस्टिंग द फॉल्स फैक्ट एज अ ट्रू, मतलब यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं, क्या है, आप झूठ बोल रहे हैं कि फॉल्स फैक्ट मतलब किसी भी चीज को, भाई ये यहाँ पे ये बिल्डिंग है, रियल में तो ये 1986 में बनी है, पर वो बंदा बता रहा है कि नहीं ये अभी 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 न्यू बनी, इसको बस 4 साल हुए हैं, बस आप ये बिल्डिंग खरीद लीजिए। तो यहाँ पे आ गया झूठ बोलना, कि वो जो फॉल्स फैक्ट है उसको ट्रू बताने की कोशिश कर रहा है। और कंसाइलिंग अ फैक्ट विद द नॉलेज ऑफ ब्रीफ और इट्स ट्रूथ, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाइड कर रहा है, ट्रूथ को हाइड कर रहा है, मतलब जो सच्चा है उसको बता रहा है कि बता नहीं रहा, मतलब उसको हाइड कर रहा है, हाइड कर रहा है ट्रूथ को। ठीक है, उसके बाद मेकिंग अ प्रॉमिस विद द नो इंटेंशन टू ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब एक फ्रीक प्रॉमिस कि हाँ मैं तो आपको इतने इतने पैसे दे दूंगा, आपको बस लेना है ये प्रॉपर्टी, मतलब फेक प्रॉमिस है। इसका जो थर्ड सेंटेंस है इसके बारे में कह रहा है कि आप फेक प्रॉमिस कर रहे हैं, जो कि आपका फ्रॉड के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहला क्या है, सजेस्टिंग द फॉल्स फैक्ट एज अ ट्रू, मतलब आपका लाइंग कर रहे हो। कंसीलिंग अ फैक्ट विद द नॉलेज और ब्रीफ विद ऑफ इट्स ट्रूथ, मतलब आप हाइड कर रहे हो, ट्रूथ को आप क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो, सच्चाई को छुपा रहे हो। और थर्ड है मेकिंग अ प्रॉमिस विद नो इंटेंशन ऑफ द परफॉर्मिंग इट, मतलब ये आपका ब्रेकिंग द प्रोमिस आ जाएगा, प्रोमिस को ब्रेक करने की प्रॉमिस कर देते हैं पर उनका इंटेंशन नहीं है कि उसको परफॉर्म कर सके ये। ठीक है, फोर्थ आता है आपका एनी एक्ट ऑफ द ओमिशन दैट इज लाइकली टू बी डिसीव, मतलब जो कि फंडा फ्रूडेंटली, मतलब यहाँ पे लॉ के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्ट अगर डिक्लेयर नहीं किया है लॉ के अंदर तो वो भी आपका फ्रॉड आ जाएगा। एनी एक्ट ऑफ ओमिशन दैट स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट बाय द लॉ, सेम चीज यहाँ पे दे रखा है। ट्रिकिंग समवन, मतलब ओमिशन मतलब किसी एनी एक्ट दैट इज लाइकली टू बी डिसीव, मतलब आप यहाँ पे किसी को ट्रिक कर रहे हो। ट्रिकिंग मतलब, ट्रिकिंग अगर पता होगा कैसे होता है कि धोखाधड़ी, ठीक है, किसी को ट्रिक कर लेना कि भाई आज ये प्रॉपर्टी के ये प्राइस चल रहे हैं, और पता चलता है उसने वो प्रॉपर्टी की प्राइस खरीद लिए, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि भाई ये प्रॉपर्टी के तो प्राइस बहुत कम थे, मैंने तो ज़्यादा प्राइस में इसको खरीद लिया, मेरे साथ तो ट्रिक हो गया, मतलब इन्फ्लुएंस वगैरह भी इसके अंदर आ जाएगा। और फ्रॉड के अंदर आप क्या आ जाएगा, ट्रिकिंग, किसी को ट्रिक कर रहे हो। एक्ट ऑफ ओमिशन दैट इज स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, ये आपका ये एक्ट डिक्लेयर करता है कि आपका ये फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, लॉ से फ्रॉडुलेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉड जो पार्टी होगी, एजेंट होगा, जो कन्विंसी होगा, जो फ्रॉड कैन कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और देयर एजेंट भी करते हैं भाई, एजेंट बहुत बहुत सारे एजेंट तो करते ही करते हैं। एंड देयर कन्विंस, मतलब नॉलेज ऑफ कंसेंट, मतलब इनको पता होता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किस तरीके से मतलब मार्केटिंग आना चाहिए इनको, ये आ जाता है फ्रॉड के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अभी हम हमने अभी सेक्शन 17 भी देख लिया, अभी हम सेक्शन 18 देखेंगे। 18 में कुछ नहीं, 3 सेक्शन है, एक सेक्शन सब क्लॉज 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपको क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो बहुत इजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे पहला मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या आ जाता है कि पर्सन इज सेइंग समथिंग इज ट्रू व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू ब्रेक इट अप इवन इफ यू बिलीव इट टू बी द ट्रू, मतलब क्या है कि यहाँ पे कि कोई इंसिडेंट हो गया व्हेन दे डोंट हैव एक्चुअली नो कि द कार हिस्ट्रीज हैपन, जैसे कि पर्सन से द कार हैज नेवर बीन इन अ एक्सीडेंट व्हेन दे डोंट एक्चुअली नो द कार इज इन हिस्ट्री। ठीक है, दिस माइट बिलीव इट टू बी द ट्रू, मतलब बिलीव इट टू बी द ट्रू मतलब क्या हो जाता है कि आपको किसी ने बोल दिया और आपने उसको सच मान लिया, यही बात होगी ना कि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कि किसी ने बता दिया कि वहाँ पे एक कार ठुक गई है, और वहाँ पे एक कार ठुक गई है
और किसी ने वहां से गिर गई है और वो कार का कुछ भी नहीं पता, आता पता नहीं, और बाद में जिसको बताया कि उसको क्या हो गया कि अच्छा वो कार टूट गई है, तो उसका कार के पार्ट्स वगैरह खराब हो गए। मतलब ऐसे ही कुछ कार का एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल है कि कार, एक पर्सन ने बताया कि एक कार हैज नेवर बीन इन अ एक्सीडेंट। हाँ, ये जो अगर कोई कार अगर सेल कर रहा है, समझो आज मैं अपनी एक कार सेल कर रहा हूँ, तो वो उसको बता रहा है कि मेरी कार का कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है, पर एक्चुअल में क्या है उसको पता है, जो बेच रहा है ना उसको पता है कि उसका एक्चुअल में कार का एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज बिलीव इन इट टू बी ट्रू, मतलब बिलीव करवा रहा है कि ये ट्रू है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 18 का 1 है, जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन का क्लॉज 1 है। उसका सेक्शन 18 का क्लॉज 2 क्या कहता है, ब्रेकिंग अ ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए इसमें कौन आएगा, इसके आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, एक मिनट एग्जाम्पल बता देता हूँ। बता दिया मैंने, पहले वाले का सेक्शन 1 का भी बता दिया मैंने, आपने देखा होगा उसको, अच्छे से कर लेना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से करते हो वो भी आपका आ जाता है सेक्शन 18 का क्लॉज 2। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद ब्रेकिंग अ ड्यूटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट इंटेंडिंग द डिवाइस बट स्टिल गेनिंग एन एडवांटेज ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट एंड मिसलीडिंग समवन विद हार्म देम और समवन दैट रिप्रेजेंट दे रिप्रेजेंट। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी फेल होगी डिस्क्लोज करने में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, मतलब किसी कंपनी पकड़ लेते फेयर एंड लवली। ठीक है, फेयर एंड लवली ने बताया कि कुछ कुछ चीजें जो फेयर एंड लवली की है वो डिस्क्लोज करना भूल गए, किसी को मतलब भूल गए मतलब बताया नहीं। ओके, और और उन्होंने ये मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बट स्टिल हैव उसका जो प्रोडक्ट का लॉन्च करने के बाद उन्होंने जो कंपनी, उन्होंने वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जगह पे उन्होंने प्रोडक्ट डाल दिया मार्केट में और उनको तो भी बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेकिंग अ ड्यूटी ऑफ द और द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या हो जाता है कि ये एक तो हार्म कस्टमर को हार्म हार्म करेगा। हाँ, और ये हार्म करने की वजह से यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देते हैं, कॉजिंग समवन टू मेक अ मिस्टेक अबाउट द मेन एस्पेक्ट ऑफ द समथिंग दे आर एग्रीइंग टू इवन इफ डन एक्सीडेंटली। भाई ये भी आपको याद रखना है, सेक्शन 18 का क्लॉज 3। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे। कोई एक आदमी है, उसने प्रॉपर्टी सेल की 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, एक्चुअल पर उसकी एक्चुअल साइज कितनी है, 800 स्क्वायर फीट की। तो बायर तो एग्री हो गया परफॉर्मिंग द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर ठीक है, तो पर सेलर डिड नॉट इंटेंड टू डिसीव द बायर, मतलब इसने जानबूझ के बताया कि भाई ये मेरी 1000, तो 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से इसने क्या किया, पैसे ले लिया, पर एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी कितनी की निकली, 800 स्क्वायर फीट की। तो यहाँ पे क्या हो गया, बंदे ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर एक और है सेक्शन 18 के अंदर, अगर आपको पता होगा कि एक एग्जांपल है सेक्शन 18 के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, किसी ने एक एग्जांपल है कि हॉर्स का एक एग्जांपल है, किसी ने हॉर्स मांगा था कि भाई मुझे तगड़ा हॉर्स चाहिए, बहुत महंगा भी चलेगा, पर वो रेसिंग में फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, तो सेलर ने क्या किया, उसको ऐसा हॉर्स दिया कि मतलब इतना अच्छा हट्टा कट्टा हॉर्स नहीं दिया, और उसको दे दिया, मतलब वो दे दिया बट और वो क्या हो गया, उसको जो हॉर्स दिया उसने वो हॉर्स रेस में जीत गया। तो यहाँ पे बायर ने साइलेंस, यहाँ पे एक्ट ऑफ साइलेंस का भी बात आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे सेक्शंस में, तो मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि यहाँ पे वो बंदे ने बताया नहीं कि हॉर्स कैसा है क्या है, उसने दे दिया, उसने हाँ में हाँ मिला दिया और दे दिया, तो हॉर्स सच में फर्स्ट आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्ट ऑफ साइलेंस क्या हो गया, वहां पे वैलिड हो गया, यहाँ पे वॉइडेबल नहीं हुआ, क्योंकि जो बायर है ना, जो सेलर है, उसको जो बायर है उसका इंटेंशन क्या था, बस रेस जीतना है, मुझे फर्स्ट आना है, वो फर्स्ट आ गया, तो वो फर्स्ट आ गया, तो उसमें वो थोड़ी ना बाद में क्लेम कर सकता है कि नहीं आपने मेरे को गलत हॉर्स दिया है, ऐसा दिया है वैसे दिया है, वो सिर्फ सेलर को पता है कि हाँ मैंने इसको डिफेक्टिव हॉर्स दिया है। तो ये साइलेंस के बारे में बताता है, जो हम सेक्शन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। अब देखते हैं हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक ऑफ द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शंस। ठीक है, तो इसके हम देखेंगे मिस्टेक्स के अंदर, हम देखेंगे हमारे सेक्शन 20, 21 और 22। इसमें अभी हमने देख लिया कि हमने सेक्शन 18 देख लिया, सेक्शन 18 के बाद हमने 19 नहीं देखा, तो उसको हम वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। तो मैं वॉइडेबिलिटी में उसको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो 19 को जो है मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो अभी हम सेक्शन 20, 21 और 22 अच्छे से देख लेते हैं, और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है फ्री कंसेंट का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने और अच्छे से देखा होगा, पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से देख लेना, पुराना वाला भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया है।
यहाँ पे आ जाता है एग्रीमेंट इज वाइड ड्यू टू द म्यूचुअल मिस्टेक इफ द बोथ द पार्टीज एग्री आर मिस्टेकन एंड द क्रूशियल फैक्ट दैट एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड इज अ वॉइड। एक तो मैं बात बता दूं, जितने भी अभी हमने देखे ना, सेक्शन कहाँ से शुरू किया था हमने, सेक्शन 14 से कि 13 से, बता दीजिए। हमने सेक्शन 14 से शुरू किया था, फिर हमने 14 में फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ा, फिर 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये चारों भी सेक्शन जैसे आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17, 18 ये जो सेक्शन है आपके वॉइडेबल में आते हैं। उसके बाद जो है आपका फिफ्थ वाला है, जिसके अंदर ये फिफ्थ मिस्टेक वाला जो है, जिसमें सेक्शन 20, 21 एंड 22, दिस कम्स इन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कैसे आ जाएंगे ये? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। प्लीज इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या है कि एग्रीमेंट वॉइड ड्यू टू म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द बोथ द पार्टीज एग्री टू मिस्टेकन अबाउट द क्रूशियल फैक्ट। क्रूशियल फैक्ट क्या होता है कि भाई तुम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट छोड़ दिया कि यार ये जमीन का कुछ, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि वॉइड कब होगा, जब बायर एग्री हो गया टू परचेज अ स्पेसिफिक प्लॉट, ठीक है, कोई भी प्लॉट लेने का सेलर से, ठीक है। और इसमें मिस्टेक क्या की, इन्होंने मिस्टेक क्या की, प्लॉट की लोकेशन, मतलब बायर ने बताया कि मैं जो है क्रांति मतलब यहाँ पे एक कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया का नाम ले लो, मैं प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूँ दिल्ली में, और सेलर को लगा कि ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच रहा है, मतलब ये मेरे को प्रॉपर्टी बेच रहा है मुंबई में। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन, दोनों भी पार्टी की मिस रिप्रेजेंटेशन के मिस्टेक की वजह से यहाँ पे एग्रीमेंट कैसा हो गया, वॉइड होगा ही नहीं, एग्रीमेंट तो होगा ही नहीं, पहली बात तो ये सेक्शन 20 में आता है। फिर हम देखेंगे सेक्शन 21 में क्या आ जाता है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू द लॉ। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू द लॉ, इसमें हम देखेंगे 21 में यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है। 21 में एक तो यहाँ पे इंडियन वाला देखना है और एक फॉरेन वाला देखना है। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, एज इन इंडियन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ यू कॉज बाय द मिस्टेक अबाउट एनी लॉ इन्फोर्स बाय द इन इंडिया। कोई भी लॉ की वजह से अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, मतलब फोर्स इंडिया में उसके खिलाफ लॉ बना हुआ है और आप उसके अंदर मिस्टेक कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, वो कैसा होगा, वॉइड होगा। उसके बाद मिस्टेक एज अ फॉरेन लॉ, ठीक है, मिस्टेक अबाउट एन लॉ इज नॉट इन्फोर्स इन इंडिया, एग्जाम्पल अ फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज द सेम मिस्टेक ऑफ द फैक्ट, वो भी आपका ट्रीटेड करेगा मिस्टेक एज अ फैक्ट। अगर आपका फॉरेन लॉ में वो मिस्टेक नहीं है बट हमारे इंडियन के लॉ में अगर वो मिस्टेक है, तो भी ये कैसा करेंगे, हम इसको मिस्टेक में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 22, बहुत ही आसान है ये तो, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी, ठीक है, वन पार्टी। इसके की पॉइंट्स, भाई इसको नीचे क्यों नहीं लिया, की पॉइंट्स है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल जस्ट बिकॉज ऑफ वन पार्टी एंटर इनटू इट ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ अबाउट अ फैक्ट। इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर बोथ द पार्टीज आर मिस्टेक करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड। बट अगर यहाँ पे एक ही पार्टी का अगर मिस्टेक होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड, यहाँ पे वैलिड ही रहेगा, ना ही वॉइडेबल रहेगा, ना ही वैलिड रहेगा, यहाँ पे ना ही वॉइड रहेगा ना ही वॉइडेबल रहेगा, ये यहाँ पे वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक ही पार्टी ने मिस्टेक की है ना, एक पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी क्यों भुगते भाई, ठीक है ना, दूसरी पार्टी क्यों भुगते हैं तुम्हारी वजह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वो वैलिड हो जाएगा। वैलिड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी की मिस्टेक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देख लिया कि दोनों पार्टी की मिस्टेक थी तो वॉइड हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हमारा कैसा हो गया, वॉइड हो गया। बट यहाँ पे क्या हो गया, एक ही पार्टी की मिस्टेक है तो यहाँ पे कैसा हो गया, वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, वैलिड वैलिड लिख लो, यहाँ पे 10 बार लिख लो, इंपॉर्टेंट है। बच्चे वॉइडेबल लिख के आते, इसको ऐसा नहीं होता, ये वैलिड रहेगा, ठीक है। एक समझो, एक किसी बायर ने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके सर्टेन फीचर उसको बताए थे, पर इसमें क्या हो गया, कुछ सर्टन फीचर इसको पता, थिंकिंग कि यार ये जो मैंने प्रोडक्ट लिया है, मतलब आया तुम देखने, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट देखने आए, ए के पास बी वाला आया और इसने वो प्रोडक्ट देखा कि उसने कुछ सोच के लिया होगा कि हाँ भाई ये मैं इससे ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। बट एक्चुअल ट्रूथ सेलर को पता है कि ये वो वाला जो ये बंदा सोच रहा है ना, ये वाला काम ये प्रोडक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, वो बंदा चुप रहा, ठीक है। तो चुप रहा तो यहाँ पे मिस्टेक किसकी हुई, जो बायर था ना उसकी मिस्टेक हुई ना, उसने गलती से बताया, यहाँ पे एक्ट ऑफ साइलेंस हुआ। ये ए वाले बंदे ने, सेलर ने बताया नहीं और बायर ने क्या सोचा कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट से ये चीजें कर सकता हूँ, और एक्चुअल ट्रूथ तो किसको पता था, कि सेलर को पता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड, क्योंकि यहाँ पे बायर इसको वॉइड नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी खुद की मिस्टेक की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे रह गया, वैलिड रह गया। तो यहाँ पे एक ही पार्टी की मिस्टेक की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे रह गया, वैलिड है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपका पूरा फ्री कंसेंट का सेक्शन
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, ये आपके पूरे लगभग 9 सेक्शंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इससे पहले भी हमने बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे कवर कर लिए। इसी तरीके से हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बने रहिए। बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, जहाँ पे भी मिस्टेक आता है प्लीज करिए। कमेंट बॉक्स दिया है भाई, कमेंट करो, कमेंट करो, ठीक है, मेरे को पता चले कि हाँ सच में तुम लोग देख रहे हो और तुम्हें पसंद आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।